नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश की 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर हर वर्ग ने अपने मत का प्रयोग किया। आज सुबह ही तमाम बड़े नेताओं ने अपना वोट डाला। साथ ही प्रदेश के लोगों से अपील की कि वो भी अपने मत का प्रयोग करें, बूथ पर जाए और अपनी वोटिंग कास्ट करें। लेकिन अब के बाद जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज देखी गई वो ये थी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनमें अच्छा खासा एक्साइटमेंट देखा गया था। और इसके अलावा कई जगहों पर शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों ने फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट किया था। वहीं कुछ जगहों पर शादी से पहले आकर लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था। हालांकि इस वोटिंग के दौरान छुटपुट झगड़े की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन दो बड़ी समस्याएं जो सामने आई थी वो ये थी बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग की। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि इस बार लिस्ट के अंदर वोटर्स के नाम शामिल ही नहीं थे। तकरीबन 500 से 600 वोटर्स के नाम लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं थे। और शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग में रुझान क्या था, क्या परसेंटेज था, इस पर ज्यादा विस्तार से हमारे साथ अपडेट देने के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी दिव्या शेखावत हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिव्या, देखें वोटिंग का रुझान तो आपसे जानेंगे ही, हालांकि आपने भी अपना मत का प्रयोग किया है और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। जब आप वोटिंग डालने गई थी, क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ नजारा था? जी देखिए हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्योदय के साथ ही लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया था। वो मैं कहूँगी कि वो वॉकिंग के लिए नहीं गए थे, घूमने के लिए नहीं गए थे, वो वोट करने के लिए गए थे। और जैसे ही मैं बाहर निकली घर से और मैंने लोगों से जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक ही बात कही कि लोकतंत्र के महापर्व में वो अपनी भागीदारी निभाने जा रही हैं, वोट करने जा रहे हैं और अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं। और सुबह की जब मैं बात करूं तो काफ़ी तादाद में मुझे लोग मिले। उन्होंने अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करने की जो होड़ थी उसमें एक से बढ़कर एक जो भागीदारी निभाई है लोगों ने। उस दौरान उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का अभी तक ऐसा पोलिंग बूथ पे मुझे नज़र नहीं आया था। और जब मैंने खुद ने भी अपना वोट कास्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में मैंने भी एक नागरिक होने के साथ साथ एक अहम भूमिका निभाई और लोगों से भी उनका रुझान जाना। दिव्या, आप जब वोट कास्ट करने गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत ज्यादा है जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तो उनके मन में कैसा क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ एक्साइटमेंट उनके आपको बयां कर रही थी? जी जैसे कि अमीशा मैं आपको बताऊंगी कि पेरेंट्स हमेशा से ही हमें बचपन से बताते आए कि 18 साल की उम्र हो जाएगी तो हमें वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। इस अधिकार के तहत हम अपना एक पसंदीदा कैंडिडेट चुन सकते हैं, अपनी पसंदीदा सरकार चुन सकते हैं और साथ ही साथ ये भी हमें बताया जाता है कि हम अपने अधिकारों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे नए वोटर्स देखे जो 18 प्लस अभी हुए हैं, जिन्होंने फिलहाल ही उनका मैं कहूँगी पहचान पत्र बना है और पहली बार ही उन्होंने अपने पहचान पत्र का प्रयोग किया है। ऐसे काफ़ी सारे वोटर्स मिले मुझे जिनमें बच्चे भी शामिल थे, या मैं कहूँ पुरुष भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, और सबने एक से बढ़कर एक भागीदारी निभाई है, अपना मत का अधिकार किया है, अपने फेवरेट कैंडिडेट को मत दिया है और अच्छा उन्होंने इसका प्रयोग किया है। दिव्या, कहीं से ऐसे भी नज़ारे सामने आ रहे थे कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों ने अपने कास्ट के वोटिंग कास्ट किया है और इसके अलावा भी कई ऐसे लोग भी थे जिनकी शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले वो अपने मत का प्रयोग करने आए थे और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाने आए थे। जी बिल्कुल अमीशा, आप ठीक कह रही है, क्योंकि 23 तारीख को देवोत्थानी एकादशी का एक बड़ा सावा था और इस दिन लाखों की तादाद में शादियाँ हुई हैं। और जो नवविवाहित जोड़े थे आज उन्होंने भगवान को धोख लगाने से पहले मत देना ज़रूरी समझा और अपने मतदान का जो मैं कहूँगी मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नवविवाहित जोड़ों की भी देखने को मिली है, जिसमें दूल्हा दुल्हन तो पहुँचे ही और कई जगह तो ऐसी थी कि बाराती भी साथ गए हैं अपने मतदान करने के लिए। तो ये एक नई चीज़ हमें देखने को मिली। मैं मेरी जो सहयोगी है प्रियंका, उनसे भी जानूंगी कि आज उन्होंने भी अपना मत का अधिकार किया है, मतदान किया है। कैसा लगा आज आपने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा भागीदारी निभाई है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और मेरी सुबह वोटिंग के साथ हुई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि मुझे ऑफिस आने से पहले अपना मतदान जो ज़रूरी है उसको करना है, क्योंकि 5 साल में इंसान को एक बार मौका मिलता है।
तो मैंने सबसे पहले अपनी भागीदारी निभाई और सबसे पहले वोट करने गई। और वहाँ का माहौल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और पुरुषों की लाइन और महिलाओं की लाइन और वृद्धों की लाइन अलग अलग तरीके से लगाई गई थी, तो उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और पुलिस जो थी वो अपनी ड्यूटी है पूरी पुख्ता तरीके से कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों ने शांति बनाए रखी और तरीके से वोट हुआ, मतदान का प्रयोग तरीके से किया गया। दिव्या, चूंकि 6 बज चुके हैं, वोटिंग अभी फिलहाल खत्म हो चुकी है, तो क्या कुछ परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है? देखिए अमीषा, अब तक सीईओ प्रवीण गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो 68% अनुमानित एक निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा जब क्लियर होगा तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लगभग 70% से ये ज्यादा इस आंकड़े को दर्ज किया जा सकता है। दिव्या, एक बार बता सकते हैं कि 6 बजे तक कितने वोटिंग परसेंटेज आए हैं, क्योंकि 2018 के अंदर जिस तरीके से आए थे, क्या उससे ज्यादा आए हैं या उससे कम आए हैं? जी बिल्कुल अमीषा, आप सही कह रही हैं कि 2018 से इस बार के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा भी होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 68% ही दर्ज किया गया है, लेकिन अभी जब क्लियर होगा तो वो आंकड़े ज़्यादा ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसी पर मैं प्रियंका से पूछना चाहूँगी, प्रियंका आपको क्या लग रहा है कि आंकड़े कहाँ तक पहुँच सकते हैं? आंकड़ों की बात करें तो 70% तो अभी तक दर्ज हुए हैं। उसके बाद में अगर रिजल्ट निकल के आता है, ये 5 बजे के बाद की बात है, उसके बाद में अगर आता है तो कहना है कि 78% तक जा सकती है। तो पिछले मतलब 2018 के चुनाव के बाद 2023 का जो चुनाव है उसमें मतदान प्रतिशत ज़्यादा है, तो तय है कि सरकार बदल सकती है और पूर्ण बहुमत के साथ किसकी सरकार बनती है तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन वोटर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो आंकड़े बताएंगे, वो तो आने वाली बात है कि क्या होता है, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा गया है कि 70% है, 72% है, 78% भी जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, हमें भी आंकड़ों का इंतजार है। जी अमीषा। दिव्या, देखिए वोटिंग के दौरान 2 सबसे बड़ी समस्याएं सामने आई है। जो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो है कि इस वोटिंग के दौरान वोटर्स लिस्ट के अंदर वोटर्स के नाम ही शामिल नहीं थे और ये आंकड़ा तकरीबन 500 से 600 का है। क्या मतलब किस तरीके की लापरवाही है कि वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स के नाम ही शामिल नहीं है? जी बिल्कुल अमीषा, आप ठीक कह रही हैं, एक बहुत बड़ी ही लापरवाही है, क्योंकि हम शाम से ही सुन रहे हैं कि कई कई जगहों पर वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम ही नहीं थे। अगर हम एक बार ये सोचें कि जो नए वोटर्स हैं उनके नाम नहीं जुड़े तो हम एक बार ये समझ सकते हैं, लेकिन जो पुराने वोटर्स हैं और वो भी बड़ी तादाद में 300-400 कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि 300-400 की तादाद में वोटर्स के नाम ही शामिल नहीं है लिस्ट में। तो एक बात ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश की गई है, कि किसी भी प्रकार की साजिश हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कहीं पर वोटर्स का नाम ही नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों प्रियंका, आपसे भी जानूंगी कि ये बहुत बड़ी साजिश नहीं कह सकते, इसे लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो मतदान करना होता है उसमें पहले से ही तैयारियां होती हैं, सर्वे होता है किस घर में कितने लोग हैं और उनकी संख्या जानी जाती है। उसके बाद सर्वे के बाद जो अधिकारी आते हैं वो उसमें नाम दर्ज करवाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, लापरवाही दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि नाम नहीं होना, परिवार में सदस्य हैं पहले से और भी लोग जुड़े हुए हैं, सर्वे हुआ है लेकिन लोगों का नाम दर्ज नहीं हुआ है, तो इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो कह सकते हैं कि लापरवाही है, साजिश वाजिश का ऐसा कोई कहीं से भी इसका अंदेशा नहीं। जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, ये भी जानना चाहूंगी, कई जगहों पर बीएलओ पर भी ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वोटर्स को उनके वोट ही नहीं डालने दिए गए हैं, उनके मत का प्रयोग ही नहीं करने दिया गया है। जी बिल्कुल अमीषा, आप ठीक कह रही हैं, ऐसी ही खबरें सामने आई है जहां बीएलओ पर बड़े आरोप लगाए हैं कि बीएलओ ने वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया और कई जगह छुटपुट लड़ाई झगड़े की भी बात सामने आई है। और ग्रामीण हो या जो आम जनता है, उन्होंने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत भी की है, निर्वाचन आयोग मौके पर पहुंचे भी हैं, उन्होंने एक्शन भी लिया है। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये एक घटना हमारे सामने आई थी कि जहां पर बीएलओ पर बड़े आरोप लगाए हैं, मिर्च स्प्रे करने का भी एक बड़ा आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं आम जनता ने।
जी दिव्या, बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगे चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तैयारियां की थी, क्योंकि देखिए बुजुर्ग जो लोग बूथ तक नहीं जा सकते थे, जो वोट नहीं कर सकते थे, वोट फ्रॉम होम के जरिए जो है चुनाव आयोग ने बुजुर्ग के वोट लिए थे। और इसके अलावा भी जहां जहां पर वोट कास्टिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं वहां पे सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे। और जो खासकर युवा है जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं उनको चुनाव आयोग एक सर्टिफिकेट भी दे रहा है। इसके अलावा देखिए विधानसभा चुनाव में 3 महीने पहले 4 महीने पहले जिस तरीके से दौरे प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री के रहे थे, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, जिस तरीके से भाषा का यूज किया गया था, वो आज वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला है। दिव्या, जिस तरीके से वोटिंग के दौरान भाजपा कांग्रेस ने जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिस तरीके से गोपाल शर्मा ने कहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके वोटर्स को डराया है, धमकाया है, इस तरीके के बहुत सारे जो है मामले निकल कर आए हैं वोटिंग के दौरान। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए चुनाव है, इलेक्शन का समय है और मैं कहूँगी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और ये कभी थमने वाला भी नहीं है। भला ही कांग्रेस का प्रत्याशी हो या फिर मैं कहूँ बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो कभी थमने वाला ही नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले की जो आप बात कर रही हैं वो हालांकि आज के चुनाव में भी देखने को मिला है और जगह जगह देखने को मिल रहा है। कोई अपने कैंडिडेट की तारीफ कर रहा है तो कोई अपने कैंडिडेट की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो जनता जनार्दन है वोट उन्होंने अपने फेवरेट कैंडिडेट को ही दिया है। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता और आगे चलेगा भी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी, मैं इसी पर आपसे भी जानूंगी प्रियंका कि आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही है अमीषा, क्या कुछ लग रहा है कहाँ कहाँ ऐसी चीजें ऐसी घटनाएं सामने आई? फतेहाबाद में मान लो और किशनपोल में मान लो, यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में 2 पक्ष भिड़ गए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं और विशेष समुदाय को वोट देने के लिए बीएलओ ने कहा भी है और उस दौरान पुलिस के साथ भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मिली भगत है, किस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी के वो समर्थनकारी हैं, किसने ये सब कुछ दोहराया है, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये सब बात की बात है, क्योंकि इस पर ईडी कार्रवाई करेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये एक बहस का मुद्दा फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी दी गई है वो प्रायोरिटी दी गई है मतदान के समय में वोटर्स को। हाँ, क्योंकि अभी वोटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। कार्रवाई होगी वो बात की बात है, वो बात का विषय है, उस पर कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाएगी और कितनी कार्रवाई की जाएगी वो सब बात की बात है। अभी है कि वोटर्स के कितने वोट पड़े हैं, क्योंकि एक भी वोट चूकता है तो सरकार बनती है, बिगड़ती है, इसमें तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये एक विषय नहीं है कि लापरवाही की गई है या झड़प हुई है, पेपर स्प्रे हुआ है, जो भी है ये सब तो बात के विषय हैं। लेकिन ये हुआ क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के किसकी देखरेख में हुआ, कौन बीएलओ थे जिन्होंने भड़काया या किसी एक विशेष समुदाय को वोट देने के लिए कहा और उसके बाद में अगर किसी ने मना किया, आनाकानी की, तो उनके साथ मिसबिहेव किया गया और पुलिस ने अगर बीच में बोला तो उनके साथ भी हाथापाई की गई, कहीं कहीं पर पथराव भी हुए हैं। तो ये बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान जब कहा गया था कि आपको अपनी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पूरा मतलब प्रायोरिटीज़ रखनी है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो इस सब के बावजूद भी ये हरकतें क्यों हुई? तो ये सब रिजल्ट आएगा जो आज के बाद में अगर क्या करता है चुनाव आयोग, ये सब क्या होता है ये तो सब बात की बात है। लेकिन अभी जो देखा गया है वो देखा गया है कि वोटर्स ने कितने वोट डाले हैं, कितना प्रतिशत रहा है, वो एक विषय है। सही कह रही हैं आप। फिलहाल तो हमें यही इंतज़ार है कि आंकड़ा एक बार क्लियर हो जाए, तभी हम भी कुछ आंकड़े आपको बता पाएंगे। जी अमीषा। दिव्या, देखिए लगातार जिस तरीके से चुनावी रैलियां रही थी, तमाम बड़े नेताओं के दिग्गज नेताओं की, उन्होंने इस दौरान तमाम मुद्दे उठाए, महिला सुरक्षा से लेकर किसान कर्ज माफी, ERCP, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, तमाम बड़े मुद्दे उठाए थे। आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, जब आप अपना वोट देने गई थी, तो लोगों ने उस दौरान क्या कुछ मुद्दों पर जो है वोट अपने डाले थे? जी बिल्कुल अमीषा, आप ठीक कह रहे हैं। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की तो सबसे पहले आता है यूथ की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है। तो जाहिर सी बात है युवा जब वोट देने जाएगा तो वो चीजें सोचेगा, आखिर वो सरकार को वोट क्यों दे जब पेपर ही लीक हो रहे हैं, जब उसने इतनी मेहनत कर ली, पढ़ लिया और आखिर में एक चीज आती है कि भैया पेपर लीक हो गया, तो वो क्यों किसी को वोट देगा? जब युवाओं से बात की तो उनका साफ कहना था कि मैडम हम ऐसी सरकार को क्यों चुने जहां पर पेपर लीक हो रहा है। एक स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से आता है, पिता किसान है,
वो कर्जा लेते हैं, अपने बेटे या बेटी को पढ़ाते हैं, शहर में रखते हैं, लाखों रुपया भी खर्च कर लेते हैं, पढ़ लिख भी जाता है, लेकिन कई सालों की जब मेहनत है इस तरीके से व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो वो यूथ के मन में ना हजारों सवाल खड़े कर देती है कि मेरा अब क्या होगा। और ऐसे ही जब युवाओं से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि मैडम हम उस सरकार को चुनेंगे जहां पेपर लीक ना हो, जहां पर हमारे बारे में सोचा जाए, हम युवाओं को आगे रखा जाए। तो ऐसी तमाम चीज़ें मेरे सामने आई थी। मैं बात करूँ मैं महिलाओं की, तो जब मैं महिला क्षेत्र की तरफ जाती हूँ, महिलाओं से मैं बात करती हूँ, तो राजस्थान में हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे महिलाएं बेहद डरी हुई हैं और वो अपने आप को सुरक्षित भी फील नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं कहती हैं कि अगर मैं राजस्थान में हूँ तो मैं सुरक्षित क्यों नहीं हूँ, क्यों मुझे राजस्थान सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्यों मैं अपने ही घर में रहकर सुरक्षित नहीं हूँ। जब ऐसी चीज़ें महिलाओं के सामने आती तो महिला खुद भी एक बार सोचती है कि मैं ऐसी सरकार क्यों चुनूंगी जब मैं खुद ही सेफ नहीं हूँ, मैं मेरे घर में ही सेफ नहीं हूँ। तो महिलाओं के जो मुद्दे थे उनको भी मैंने जाना, वहाँ भी यही नतीजा निकला कि मैं उसी सरकार को वोट दूंगी जहाँ पर मुझे सेफ फील किया जाए। प्रियंका, आपसे जानूंगी कि आप बताइए कि महिला सशक्तिकरण की बात आती है कि महिला सेफ है कि नहीं। अब राजस्थान में चुनाव है तो महिलाओं से आप भी मिली, आपने भी बात की, आपने क्या देखा? मैंने देखा महिलाओं ने कहा कि हम इस सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और क्या गारंटी है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो भी हमें सुरक्षित महसूस करवाएगी। और युवाओं की रही बात तो उन्होंने कहा पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीज़ें होती रही हैं, क्या गारंटी है कि अगली सरकार आएगी तो नहीं होगी। ये मिली जुली सरकार है। लोगों ने कहा कि हम तो नोटा को वोट देना ज़्यादा तवज्जो देंगे, नोटा को वोट करके अपना वोट देंगे, क्योंकि उससे ही सरकार आएगी ही नहीं तो ये धांधलियाँ ही नहीं होंगी, क्योंकि मिली जुली सरकारें होती हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि सरकार आती है, पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, सरकार अपना काम करती है, अपने लोगों का काम करती है, अपने घर में अफसर बनाती हैं, अपने घर में आरएस बनाती हैं। तो हम क्यों मेहनत करें और क्यों हमारे माँ बाप का पैसा वेस्ट करें। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। और जो वृद्ध हैं उन्होंने कहा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम देकर या हमें खरीद लिया गया है मोबाइल देकर, ये सब एक छोटी चीज़ें हैं, इनसे हमारा वोट बिकने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे हम वोट, ऐसा नहीं है कि हम इस सरकार को देंगे या आने वाली सरकार है उसको देंगे, हमारा वोट है, हम किसे भी दें, ये हमारी एक अपनी चॉइस होनी चाहिए। और रही बात मूलभूत सुविधाओं की बात की गई तो उन्होंने कहा सड़कें तो इनसे ठीक हो नहीं रही हैं, 5 साल में इनको सड़कों का ध्यान नहीं आया है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और पुलिसकर्मी घायल होते रहते हैं, लोग भाग जाते हैं ट्रैफिक लाइट तोड़कर, उसके बाद में पुलिस वाला उनके पीछे भागता रहता है, उसको भी टक्कर मार के गिरा दिया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें लोग नाराज थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा मत है और हमारा मत हम अपने पास सिक्योर रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, हम क्यों बताएं किसी को हम किसे वोट दे रहे हैं। तो तमाम सारी बातें की गई हैं। बुजुर्गों ने कहा कि हमें पेंशन स्कीम से इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सुरक्षा और हमारी बहू बेटियां घर में सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इन तमाम चीज़ों के बारे में कहा गया। सड़कें अच्छी बननी चाहिए, ठीक है, आए दिन खड्डे खुद जाते हैं, 4.5 साल 5 साल तक तो उनको ख्याल नहीं आता है कि सड़कों को आपको देख रेख करनी है, ट्रैफिक दुरुस्त करना है, बिजली पानी का बिल जो आ रहा है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनमें तो कभी कमी नहीं होती है। और अन्य स्टेट की बात कर ले, वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कम है, लेकिन इस राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपये में सिलेंडर देने की बात करते हैं, 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात करते हैं, लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। और उसके बाद में बिजली का बिल है, इतने % हो जाएगा, उतना % हो जाएगा, सुरक्षा में हो जाएगा, महिलाओं के लिए ये लोन पास कर दिया जाएगा, उनको इतना होना जाना कुछ नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ एक धांधली है सरकार अपनी बनाने के लिए, 5 साल अगली सरकार आएगी, झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे जुमले, तो इससे लेना देना कुछ भी नहीं है सरकार लोगों का। ये तो जी बिल्कुल प्रियंका, आप सही कह रही है, झूठे जुमलों की बात कर रही है। जी अमीषा। जी दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रियंका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज वोटिंग हो चुकी है और वोटर्स ने हर पार्टी की और हर प्रत्याशी की किस्मत को ईवीएम और वीवीपैट में लॉक कर दिया है। जिस तरीके से 3 महीने 4 महीने तमाम प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर रहा, जितनी भी गारंटियां, जितनी भी घोषणाएं, जितने भी आमजन को विश्वास दिलाए गए कि हम ये लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे, उन सभी का नसीब आज ईवीएम और वीवीपैट में कैद हो गया है। और इसका रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, यानी कि लॉक खुलेगा 3 दिसंबर को, और उस दिन पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है और जनता ने किनकी गारंटियों पर भरोसा किया है। आप बने रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।